Assalamu alaikum my dear students, welcome back on another video. My name is Aslan Sami and you are watching my channel Learn with Arslan. उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होंगे। जैसा कि आपके पेपर भी जो है वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं और अब आप जो है अपनी अपनी स्टडीज़ में मसरूफ़ होंगे और बड़ी मेहनत से अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है किरारदादे मकासिद या फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है आज की वीडियो का टॉपिक है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी क्या, पाकिस्तान की हिस्ट्री में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में इसकी वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहता चलूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। किरारदादे मकासिद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जैसा कि आपको मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया था पाकिस्तान के मसाइल, तो उसमें एक अहम मसला था पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का या पाकिस्तान का आइन। पाकिस्तान का आइन अभी तक नहीं बना था, पाकिस्तान बन गया था लेकिन उसका अभी तक कोई आइन मौजूद नहीं था। तो उसमें जो है आपके 1935 का जो एक्ट था, 1935 का जो एक्ट था और 1947 के जो कानून था, इनको मिलाकर पाकिस्तान ने जो है वो एक अपना जो है वो आइन तश्कील दे दिया था या कोई कानून जो है वो बुनियादी तौर पर तश्कील दे दिए थे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान का अपना कोई भी आइन मौजूद नहीं था। तो आइन बनाने के लिए जो है उन्होंने काम स्टार्ट करना था। उससे पहले ये एक पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी होगा। उस टाइम जो है लोगों में ये सवाल पाया जा रहा था, ये लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान का आइन बनेगा ये किस टाइप का होगा। पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का आइन लिबरल होगा, पाकिस्तान का आइन जो है वो लिबरल होगा, या फिर जो है पाकिस्तान का आइन एक इस्लामिक आइन होगा या इस्लाम पर मबनी होगा। लिबरल आइन या जो है जिसको आप सेकुलर कहते हैं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन या लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या होता है? लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है कि आपके आइन या आपके कानून का इस्लाम के साथ, आपके या किसी भी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। ठीक है, लिबरल आइन या लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा कि उसका किसी भी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और इस्लामिक ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका कानून होगा वो आपके इस्लाम के तहत बनेगा। उस टाइम पे ये सवाल लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि पाकिस्तान का आइन बनना है तो वो कैसा होगा, क्या पाकिस्तान का आइन लिबरल होगा या फिर ये पाकिस्तान का आइन जो है इस्लाम पर मबनी होगा, ये इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो लोगों के इस क्वेश्चन को हल करने के लिए और ये चीज़ें बताने के लिए कि पाकिस्तान का आइन कैसा होगा, किस टाइप का होगा, इसमें मेन पॉइंट्स क्या होंगे, इसमें लियाकत अली ख़ान ने एक मेन किरदार अदा किया और 12 मार्च 1949 को 12 मार्च 1949 को किरारदाद पेश की, जिसे हम किरारदादे मकासिद के नाम से जानते हैं। इस किरारदाद का अहम मकसद क्या था? इस किरारदाद में ये बताना था कि पाकिस्तान का आइन बनेगा, पाकिस्तान का आइन बनेगा तो वो किस टाइप का होगा, इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे, पाकिस्तान के आइन में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। ये था किरारदादे मकासिद का मकसद, ये बताना कि पाकिस्तान के आइन में अहम नुकात क्या होंगे। तो ये चीज़ें उनमें उन्होंने बता दी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूँ किरारदादे मकासिद के अहम नुकात क्या थे। किरारदादे मकासिद में बता दिया गया था कि हकमियत आला या फिर सुप्रीम पावर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होगी। हकमियत आला या सुप्रीम पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होगी। ये बात क्लियर हो गई थी कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस्लामिक होगा। कि क्या मतलब हकमियत आला अल्लाह ताला की ज़ात है कि इस मुल्क में जो हकमियत आला है, जो सुप्रीम पावर है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और आगे जो बंदे हैं मुल्क के जो आपके सियासतदान हैं या जो आगे आपके मुल्क के इंतज़ामात चला रहे हैं, वो इस मुल्क में रहते हुए अल्लाह ताला के नाइब या खलीफा की हैसियत से यहाँ पर कायम करेंगे, या अल्लाह ताला ने जो कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में अहकामात दी हैं उनके मुताबिक चला जाएगा। हकमियत आला अल्लाह ताला के पास होगी और आगे आपके जो हुक्मरान वगैरह होंगे वो अल्लाह ताला के नाइब या खलीफा के तहत काम करे होंगे, या फिर जो आपकी कुरान और हदीस के मुताबिक जो है वो अमल किया जाएगा। पहला मेन पॉइंट जो था किरारदादे मकासिद का ये था कि सुप्रीम पावर हकमियत आला सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स ये था कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। डेमोक्रेटिक स्टेट क्या होता है? जमहूरी रियासत, यानी यहाँ पर जो आपके ऊपर हुक्मरान आएंगे वो अवाम की मर्ज़ी से आएंगे। अवाम जो है अपने वोट के ज़रिए अपने मनपसंद लोगों को नुमाइंदे बनाकर आगे भेजेंगे जो मुल्क का निज़ाम वगैरह चला रहे होंगे। मुल्क में जो है वो जमहूरी निज़ाम होगा और जो
लोग सेलेक्ट होंगे आगे के लिए, जो मुल्क का सियासी निज़ाम है या मुल्क के निज़ाम वगैरह चलाने के लिए, वो आवाम की मर्ज़ी से होंगे। मुल्क एक, ये जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा। तीसरा पॉइंट था कि इस्लामिक कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। एक ऐसी फ़िज़ा पैदा कर दी जाएगी कि इस्लामिक कल्चर इस मुल्क में प्रमोट हो और इस्लामिक लास को का निफाज किया जाएगा। मेन पॉइंट यही है कि ये इस बात को क्लियर कर रहा था कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस्लाम पर मबनी होगा, वो लिबरल नहीं होगा। पाकिस्तान का आइन सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस्लाम पर मबनी होगा और इस्लामिक लाज होंगे, जो इस्लाम ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ताला ने हमें जो कानून दे दिए हैं वो उन कानून पर अमल किया जाएगा। जो नए कानून बनाए जाएंगे वो शरीयत के तहत, वो कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट ये है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा या माइनॉरिटीज़ राइट दिए जाएंगे। अक़लियत क्या होती है? अक़लियत आपके मुल्क में मज़हब के अतबार से जो कम तादाद में लोग हैं वो अक़लियत है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता चलूँ, पाकिस्तान का मुल्क है, तो पाकिस्तान के मुल्क में जो आपके सिख आ गए, आपके हिंदूज़ या गैर मज़हब लोग आपके हैं, सिख, हिंदू, ईसाई वगैरह, ये अक़लियत में है। अक्सरियत में कौन है? ज़्यादा तादाद में वो मुसलमान हैं, और अक़लियत में ये जो लोग आ जाते हैं आपके सिख, हिंदू, ईसाई, गैर मज़हब लोग, वो अक़लियत में है। तो उन्होंने कहा कि अक़लियतों को हकूक़ दिए जाएंगे। इससे पहले आपने देखा सेकंड चैप्टर में हमने बात की थी कि उस टाइम पे अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं था, अक़लियतों को उनके हकूक़ नहीं दिए जा रहे थे, अक़लियतों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि अक़लियतों को, पाकिस्तान के कानून में अक़लियतों को भी बराबरी के हकूक़ दिए जाएंगे। उसके बाद फंडामेंटल राइट, यानी लोगों को उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, लोगों को उनके हकूक़ जो हैं वो बराबर मिलेंगे। सातवां पॉइंट है जी अदलिया या जुडिशरी। आपकी जो अदलिया होगी वो आज़ाद होगी, वो आज़ादी पर मबनी फ़ैसले करेगी, वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेगी। जो आपकी अदालतें वगैरह होंगी ये आज़ाद होंगी और ये जो है वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगी। और लास्ट पॉइंट था कि मुल्क में जो है वो वफाकी हुकूमत होगी या फेडरल स्टेट होगी। वफाकी हुकूमत क्या होती है, फेडरल स्टेट क्या होती है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वफाक जो है, वफाक में रहते हुए जो है वो सूबे काम करेंगे, सूबे आज़ाद होंगे लेकिन वो जो है वफाक में रहकर काम कर रहे होंगे। ये था जी वफाकी हुकूमत, जो है मुल्क में वफाकी हुकूमत होगी। कि ये कहा गया था कि मुल्क में वफाकी हुकूमत का क़याम किया जाएगा, जिसमें सूबों को आइन के हदूद के अंदर सूबाई खुद मुख्तियारी हासिल होगी। जो है सूबे एक हदूद के अंदर रहते हुए खुद मुख्तियार होंगे, सूबे आज़ाद होंगे लेकिन वो वफाक के अंदर रहकर जो है वो काम कर रहे होंगे। जैसा कि हमारे 4 सूबे हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, ये जो है आज़ाद है कुछ हद तक, और जो है ये किसके अंडर रह के काम करें, ये वफाक के अंडर जो है वो रह कर काम कर रहे हैं। ये था जी करारदाद मकासद के मेन पॉइंट्स। अब हम आते हैं बुक की तरफ। अगर आपको कोई पॉइंट अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप जो है मुझसे पूछ सकते हैं। करारदाद मकासद का असल मकसद क्या था, ये बता देना कि मुल्क का आइन कैसा होगा, ये बता दिए कि मुल्क का आइन इस्लाम पर मबनी होगा। ये चीज़ें जो है बुनियादी चीज़ें आपके आइन में शामिल होंगी। अब हम आते हैं बुक की तरफ, और फिर मैं आपको बताते चलूँ कि कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आता या मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे आकर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा। आपका काम है पूछना और मेरा काम है आपको जो है वो अच्छी तरह सेटिस्फाई करना। तो करारदाद मकासद 1949। पाकिस्तान की आइन साजी की तहरीक में करारदाद मकासद एक बुनियादी दस्तावेज़ की हैसियत रखती है कि पाकिस्तान के आइन साजी में पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग होनी थी उसमें करारदाद मकासद का बहुत अहम रोल है। करारदाद मकासद जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसमें इस्लाम को पाकिस्तान के आइन की नज़रियाती असास करार दिया गया कि जो है करारदाद मकासद को पाकिस्तान के आइन की नज़रियाती असास करार दिए गए। इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करिएगा कि इसमें इस्लाम को पाकिस्तान के आइन की नज़रियाती असास करार दिया गया कि पाकिस्तान के आइन की बुनियाद, नज़रियाती असास यानी पाकिस्तान के आइन की बुनियाद जो है वो इस्लाम होगा, कि पाकिस्तान का जो आइन है वो इस्लाम पर मबनी होगा, इस्लाम के तहत जो है वो पाकिस्तान का आइन बनेगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि जद्दोजहद आज़ादी के दौरान मुसलमानाने बर सगीर का मकसद एक ऐसा वतन था जहाँ वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के सुनहरे असूलों के मुताबिक गुजार सकें। कि आपने देखा कि जो पाकिस्तान मूवमेंट चली, पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान चली, तो उसमें उनका मेन मकसद क्या था कि हमने एक ऐसी रियासत
कायम करनी है, एक ऐसी स्टेट कायम करनी है जहाँ पर हम रहकर अपने मज़हब के तहत ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसलिए जो है एक आइन में जो है बुनियाद जो है, आइन की बुनियाद जो है वो इस्लाम को करार दे दिया गया, जहाँ वो अपनी तहज़ीब और तमद्दुन विरसे को खातिर ख्वाह हिफाजत कर सकें। कि पाकिस्तान, आपने देखा कि पाकिस्तान मूवमेंट जो चली थी उसमें मेन पॉइंट ये था कि मुसलमानों के लिए एक ऐसी रियासत कायम की जाए जहाँ पर वो रहते हुए अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसलिए जो है फिर आगे आके पाकिस्तान का जो आइन बनना था उसकी बुनियाद जो है उसको इस्लाम को करार दे दिया गया। पाकिस्तान के वजूद के आने के बाद ये नज़रियाती तकाजा था कि हम इस्लाम को हुकूमत और रियासत का बुनियाद करार दे दें, कि हम इस्लाम को हुकूमत और रियासत का बुनियाद करार दे दें। हमारे कानून जो है वो इस्लाम के तहत बनेंगे, इस्लाम के तहत हमने रहना है, इस्लाम के तहत ज़िंदगी गुजारनी है, इस्लामी कल्चर को हमने इस मुल्क में प्रमोट करना है। किरारदाद मकासद इसी नज़रिए की अक्कासी करती है जिसकी खुसूसियात मंदरज झेल है। किरारदाद मकासद के अहम निकात या किरारदाद मकासद के मेन पॉइंट। सबसे पहले किरारदाद मकासद में इस बात की वजाहत कर दी गई कि सारी कायनात का मालिक खुदाबंद ताला, यानी मैंने आपको बता दी कि जो सुप्रीम पावर है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। पाकिस्तान के अवाम इख्तियारात को अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद में रहकर बतौर एक मुक़द्दस अमानत इस्तेमाल करेंगे। कि पाकिस्तान में जो लोग अवाम रह रही होगी वो अपने इख्तियारात को अल्लाह ताला की एक हदूद में रहते हुए, अल्लाह ताला ने जो हदूद दी हैं उनके तहत अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में वो ज़िंदगी गुजारेंगे, या अपने इख्तियारात को इस्तेमाल, या जो अपने इख्तियारात हैं वो अल्लाह ताला की दी गई हदूद के अंदर रहकर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम पावर अल्लाह ताला की ही ज़ात होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था कि रियासत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करेगी, यानी ये मुल्क एक डेमोक्रेटिक स्टेट होगा कि रियासत अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए करेगी। मुल्क में डेमोक्रेसी होगी और जो रियासत के निज़ामात वगैरह चल रहे होंगे वो जो लोग होंगे वो लोग जो होंगे उनको इलेक्ट कौन करेगा, उनको मुंतखब कौन करेगा, वो अवाम करेगी। किसके ज़रिए? वोट के ज़रिए। मुल्क में जमहूरियत, आज़ादी, मसावत और माशरती इंसाफ को, इस्लामी कदरों को फ़रोग दिया जाएगा। मुल्क में जमहूरियत को फ़रोग दिया जाएगा, आज़ादी, मसावत वगैरह को इस्लाम के अंदर रहते हुए जो है वो फ़रोग दिया जाएगा। मुल्क में मुसलमानों की इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन और मुनासिब माहौल फराहम किया जाएगा। कि एक ऐसा माहौल फराहम किया जाएगा, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जाएगा कि जो है वो इस्लामिक कल्चर को फ़रोग दे, इस्लामिक कल्चर को प्रमोट करे। कि अक़लियतों को पूरी आज़ादी होगी कि वो अपने मज़हब और सकाफ़त के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। कि अक़लियतों को भी उनके हकूक़ दिए जाएंगे, अक़लियतें अपने मज़हब और अपने सकाफ़त के तहत ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उनमें पाकिस्तान पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, पाकिस्तान उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। जो अक़लियतें होंगी वो अपने मज़हब के तहत अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यानी वो जहाँ जाए जा सकते हैं, जो है वो मंदिरों में जाना चाहें, वो जहाँ भी जो जो उनका मज़हब होगा उसके तहत वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तमाम शहरियों को बुनियादी इंसानी हकूक़ की ज़मानत दी जाएगी। कि तमाम शहरियों को जो है वो हकूक़, उनके बुनियादी हकूक़ फराहम किए जाएंगे। अदलिया की आज़ादी को पूरा तहफ़्फ़ुज़ होगा, कि अदलिया जो होगी वो आज़ाद होगी, उसकी आज़ादी का पूरे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट तक कि मुल्क में वफाकी निज़ाम हुकूमत का क़याम किया जाएगा, जिसमें सूबों को आइन की हदूद के अंदर सूबाई खुदमुख्तियारी हासिल होगी। मुल्क में जो है वो एक वफाकी निज़ाम कायम किया जाएगा और सूबे जो हैं वो एक हदूद के अंदर रहकर अपनी आज़ादी, सूबे आज़ाद होंगे और एक आइन के अंदर, हदूद के अंदर रहकर वो अपने अपने काम सार इंजाम दे रहे होंगे। किरारदाद मकासद की अहमियत। क़याम पाकिस्तान के बाद किरारदाद मकासद की मंजूरी मुल्क की तहरीक में सबसे अहम कदम की हैसियत रखती है। इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद जितने भी आइन बने उनकी बुनियाद किरारदाद मकासद है। कि इसकी अहमियत की वजह क्या है कि आगे जितने भी आइन बने उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ किरारदाद मकासद था, उसके तहत रह के उन्होंने आगे आइन बनाए। 1973 का आइन और 1985 में तरमीम करके इसे बाकायदा आइन का हिस्सा बना दिया गया, जबकि इससे पहले ये तमाम दस्तावेज़ात बतौर इब्तदाइया शामिल की गई थी। किरारदाद मकासद को 1973 और 1985 के आइन में जो है वो बुनियाद करार दे दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई पॉइंट कंफ्यूज कर रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन जो भी है वो पूछ सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं और इंशाल्लाह मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, इस चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और मेरी ये दुआ रहेगी कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब व कमरान करे। आमीन सुम्मा आमीन।